हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जो थी ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर के हमारे डेली लाइफ में कई एप्लीकेशन हैं जिनको हमने डिस्कस भी किया था। जैसे हमने बताया था कि आरबीसी को अगर हम 0.9% NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो ना तो सेलअप होती है ना श्रिंक होती है, क्योंकि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड होता है, सैप होता है, उसके इक्वल होता है। लेकिन अगर हम उसको 0.9% सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला NaCl सॉल्यूशन है उसमें रख देते हैं तो क्या होता है, वो सेल श्रिंक हो जाती है। और अगर हम उसको 0.9% से कम वाले सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, उसमें से अंदर चला जाता है वाटर और वो स्वेलअप हो जाती है और वर्स्ट भी हो सकती है। ऐसे ही कुछ और भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं इसके ऑस्मोसिस के। जैसे हम प्यास लगती है, कब प्यास लगती है, हमें कब चाहिए होता है पानी, जब हमारी ब्लड सेल्स के अंदर से वाटर जो है वो निकल के बाहर आ जाता है, तब हमें क्या महसूस होता है कि हमें कुछ पानी पीना है, प्यास लगी हुई है। उस समय हम पानी पीते हैं और जब पानी पीते हैं तो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, वो सेल के अंदर उसका वाटर की क्वांटिटी फिर से पूरी हो जाती है। अब बात आती है कि जो सी वाटर है उसका यूज हम प्यास बुझाने के लिए क्यों नहीं कर सकते। लोग समुद्र में रहते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो समुद्र में प्यास से मर जाते हैं, वो पानी नहीं पी सकते, उससे प्यास नहीं बुझती। उसका कारण क्या है कि जो सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जब हम उस सी वाटर को पिएंगे तो क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर से पानी और निकल आएगा बाहर, तो हमारी प्यास बुझने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम सी वाटर को पहले रिवर्स ऑस्मोसिस से प्योरीफाई करते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस से प्योरीफाई करने के बाद ही हम उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह के और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ग्राउंड वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू ही पूरे उसमें ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो लोग ज्यादा सॉल्टी डिशेस लेते हैं उनमें पफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। उसका रीजन क्या है कि जब सेल्स में ज्यादा सॉल्ट होगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेंगे, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, पफनेस आ जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि ज्यादा जो है सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे जो हमने। अच्छा, ये जो स्वेलिंग आ जाती है इस डिसीज को एडिमा डिसीज बोलते हैं। इसको क्या है बोलते हैं, एडिमा। इससे पहले भी हमने दो डिसीज का डिस्कस किया था, जिसमें आपने बेंड्स के बारे में डिस्कस किया था। बेंड्स कब पड़ती थी, जब जो सी डाइवर्स थे वो अपने साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ले जाते थे। हीलियम डाइल्यूटेड ऑक्सीजन अगर नहीं ले जाते थे तो उनमें बेंड्स पड़ जाती हैं। उसको हम क्या कहते थे, उसको बेंड्स बोलते थे। दूसरा हमने एक एनॉक्सिया डिसीज के बारे में भी डिस्कस किया था। वो डिसीज क्या थी, एक तो बेंड्स, दूसरी एनॉक्सिया, तीसरा एडिमा। तो बेंड्स के बारे में बता दिया। एनॉक्सिया क्या था, जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, माउंटेन्स पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो उसमें ब्रीथ करने वाले लोगों में क्या होता था, सोचने समझने की जो पावर थी वो कम हो जाती थी। इसको हम क्या बोलते थे, एनॉक्सिया डिसीज कहते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड थी। अब हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है, व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो उससे जो भी हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वो ये मान के करते हैं कि जो भी सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है उसका ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है। क्या मान के करते हैं कि नाइदर सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन नॉर अंडरगो एसोसिएशन। लेकिन अगर ऐसे सॉल्यूट हैं जिनका सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो रहा हो या एसोसिएशन हो रहा हो,
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफर कर जाएंगी। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी आएंगी, डिफर आएंगी। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफर आएंगी तो उनके मॉलिक्यूलर मास भी डिफर करेंगे। आपको मालूम है कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और मॉलिक्यूलर मास घटेगा। एग्जांपल लेते हैं हम, नमक का NaCl है। NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na आयन बनाएगा और Cl आयन बनाएगा। तो हमने डिसॉल्व मान लीजिए किया है 1 मोल, इसका कितना किया है 1 मोल, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल Na आयन 1 मोल Cl आयन हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो गए, डबल हो गए। चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज को पहचानती है, नंबर पार्टिकल्स को पहचानती है कि कितने पार्टिकल हैं, उसी के बेसिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया है, लेकिन वो जब NaCl उसमें गया तो क्या हुआ, वो तो भागों में टूट गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो गए, डबल हो गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ जाएंगी। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कम आएगा। अगर हम NaCl का यहां मॉलिक्यूलर मास देखें तो कितना होता है 23 प्लस 35.5 58.5। अगर NaCl का डिसोसिएशन नहीं होता तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आता 58.5, लेकिन ये 2 भागों में टूट गया तो मॉलिक्यूलर मास उसमें वो कितना रीड करेगा, हाफ। सपोज करिए इसका हाफ कर दें तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो जब भी कोई भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकल के आता है वो कम आता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास क्या कैसा बोला जाएगा, नॉर्मल, और ये कैसा कहा जाएगा, एबनॉर्मल। इसी तरह से अगर कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व होने के बाद एसोसिएट हो रहा है, आपस में जुड़ जा रहा है, जैसे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, हम CH3COOH का एग्जांपल लेते हैं। एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड को जब हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और ये बन जाता है डाइमर। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाए तो उसको बोलते हैं डाइमर। तो ये आपस में जाके जुड़ गए। किससे जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो आप देखिए कुछ सॉल्यूट ऐसे हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद कुछ खुरापात पैदा करते हैं, या तो उसमें जाके डिसोसिएट हो जाते हैं या आपस में जुड़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आती है, उससे डिफर आती है। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफर आती है तो उससे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास भी अलग आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जो हम मास कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और जो हम थियोरेटिकली बेसिस पर जो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, या हम ये मान के करते हैं कि उसका ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, ये मान के जब करते हैं तब जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। तो जब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसके कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट आता है तो हम ये कहते हैं कि ये उसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें CH3COH है, इसका देखिए 12 12 24 हो गया, +4 हो गया, +32
32 4 36 ये आपका आना चाहिए 60 लेकिन इसमें क्या हुआ, दो ज्वाइन कर गए तो इनका कितना आएगा 120 U, ठीक है ना। हमने डाला एक एसिटिक एसिड बेंजीन में और जब उसमें से डिसॉल्व होने के बाद निकाला तो दो निकल रहे हैं, तो भाई एक से दो का जो मास होगा वो डबल होगा, तो मॉलिक्यूलर मास कैसा निकलेगा, डबल निकलेगा। तो इस तरह से जो सॉल्यूट जो है वो अंदर जाके डिसॉल्व होने के बाद जुड़ जाते हैं, एसोसिएशन हो जाता है। ये डाइमर है, ट्राइमर भी बन सकता है, अगर डाइमर बन गया तो डबल आएगा, ट्राइमर हुआ तो ट्रिपल आएगा। तो इस तरह से जिन सॉल्यूट का डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, उनकी जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा आते हैं, और जिनमें डिसोसिएशन होता है उनके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से कम निकलते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चाहे नोट कर लीजिए, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी comes out to be different than theoretically expected value, then it is called abnormal molecular mass। तो इस तरह से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं जो थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर कर रहा होता है, अलग आता है। तो ये तो रहा आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब आएगा, जब उसका एसोसिएशन हो रहा होगा और या डिसोसिएशन, किसका, सॉल्यूट का। तो व्हेन सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, देन द मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट डिफरेंट देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वैल्यू, so it is called abnormal molecular mass। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वांट ऑफ फैक्टर। जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ गया, इसको हम कैसे नॉर्मल करेंगे, इसे नॉर्मल वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए वांट ऑफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। तो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, वांट ऑफ फैक्टर ऐसे समझ लीजिए, कितने गुने सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने गुने इंक्रीज या कितने गुने डिक्रीज हो गए हैं, ये है वांट ऑफ फैक्टर। हाउ मैनी टाइम्स सॉल्यूट पार्टिकल्स increases or decreases। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बता रहा है कि कितने गुने पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख सकते हो, वो है आपका वांट ऑफ फैक्टर। जैसे अगर कोई सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। मान लीजिए डिसोसिएट होके पार्टिकल दो बन रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। डिसोसिएट होके कितने पार्टिकल बन रहे हैं 3, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर एसोसिएट होके 2 का 1 बन रहा है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो हाउ मेनी टाइम्स सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आई इक्वल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स
आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ solute particles before association और dissociation। इसको समझ लेना है कि जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है वो डिसॉल्व होने के बाद कितने हो गए हैं और डिसॉल्व होने से पहले कितने थे। मतलब पहले वाले जो टेकन पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, आपने लिया एक लेकिन डिसॉल्व होने के बाद कितने हो गए वो कहलाएगी आपकी वैल्यू ऑफ आई। तो अब केस पहला लेते हैं डिसोसिएशन का। केस फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है तब आई की वैल्यू क्या होगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारा NaCl है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व करने से मान लीजिए 100% इसका डिसोसिएशन हो गया। ये मान के चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो लगभग हो जाते हैं 100%, जो वीक होते हैं वो कम डिसोसिएट होते हैं। तो हम अभी ये मान के चल रहे हैं इसका 100% डिसोसिएशन हो गया तो क्या होगा, Na आयन बन गया और Cl आयन बन गया। अगर 1 मोल डिसॉल्व किया है तो 1 मोल Na आयन और 1 मोल क्या बन गए, Cl आयन बन गए। तो I की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2/1, ये आ जाएगी 2। ऐसे ही अगर हमने दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं MgCl2, मान लीजिए 100% डिसोसिएट हो गया तो ये बनाएगा Mg+2 आयन प्लस 2Cl आयन। तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 2 कितने हो गए, 3। तो 3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आपने कितना लिया था, 1, तो I की वैल्यू 3 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सॉल्यूट डिसोसिएशन होने जा रहा होता है तब I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है। I is always greater than 1 for those solute which undergoes dissociation। जब I की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उसमें ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा आएगी। समझ गए ना कि जब भी डिसोसिएशन हो रहा होगा तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्चुअली आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू ही एक्चुअल वैल्यू है। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद होती है वो कहलाती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन मान के जो वैल्यू निकालें वो कहलाती है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएगी जब हमारे सॉल्यूट का क्या हो रहा होगा, डिसोसिएशन, जब I की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब हम एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं कि हो सकता है कि आपका 100% डिसोसिएशन ना हो रहा हो तो हमें वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। ये तो हमारा तब था I की वैल्यू जब उसका 100% डिसोसिएशन। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सॉल्यूट अंडरगो
कंप्लीट डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उससे नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं उसके बेसिस पे हम लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि 40% डिसोसिएशन हो रहा है, 50% डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। मतलब 1 मोल में से 1 मोल आपने लिया और उस 1 मोल में से सारे के सारे डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, कुछ डिसोसिएट हो रहे हैं, अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मान लेते हैं, अल्फा। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने NaCl लिया, आयनाइज हो गया किसमें, Na आयन और Cl आयन। इनिशियली हमने 1 मोल लिया था, उस समय ये डिसोसिएट हो मोल्स हमने 0 मान लिए। जब इसका डिसोसिएशन हुआ और जब इक्विलिब्रियम आ गई, उस टाइम हमने ऐसा माना कि अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। तो कितने बचेंगे, 1 मोल होता है आपका, तो ये 1 बन रहा है, अल्फा मोल डिसोसिएट होंगे तो ये बनेंगे अल्फा अल्फा। तो कितना आ गया, रिमेनिंग हो गई 1 माइनस अल्फा। अब आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, इन सबको ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 1 प्लस अल्फा। अब देखिए चेक करते हैं ये ठीक है कि नहीं। ये मान लिए कि जब अल्फा मान लीजिए 1 है, इसका मतलब क्या है, 100% डिसोसिएशन हो रहा हो। NaCl का जब 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा तो आई की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, 2। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि 2 निकलती है कि नहीं। जब अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 होती है जब 100% डिसोसिएशन हो रहा हो। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, या नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो जब वो 100% होता है तो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स और नंबर ऑफ टेकन पार्टिकल्स इक्वल होते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1 आती है। और अल्फा की वैल्यू अगर 1 कर दें तो फॉर NaCl आई इक्वल क्या आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल 2। और यही हमारा NaCl का जब 100% डिसोसिएशन होता है तब निकल के आता है। दूसरा एक और केस इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि MgCl2 लिया, ये आयनाइज होके Mg+2 आयन दे रहा है और 2Cl आयन दे रहा है। अगर इसका 100% डिसोसिएशन हुआ होता तो क्या होता कि आई की वैल्यू हो जाती, आई की वैल्यू कितनी आ जाती, 3। अगर ये 100% डिसोसिएट हुआ होता तो। लेकिन ये मान लीजिए डिसोसिएट कितना हो रहा है, अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो इनिशियली हम क्या मान लेंगे, इनिशियली मान लेंगे 1 मोल इसका लिया और उस समय ये कितना है, अल्फा, ये अल्फा, तो ये बचेगा इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। भाई 1 मोल डिसोसिएट होके 1 ये और 2 ये बनाता है, तो अल्फा जब हमारे डिसोसिएट हुए तो अल्फा ये बनेगा और 2 अल्फा ये बनेगा। इनिशियली तो इसको मान लिया 0, और जब हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, एट इक्विलिब्रियम अल्फा ये हुआ और ये हो गया आपका 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। देखिए कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि साहब अल्फा ये निकला और 2 अल्फा, तो ये 1 माइनस 3 अल्फा नहीं होगा। आप इसके अकॉर्डिंगली देखिए 1 मोल ही तो था, वो डिसोसिएट होके 1 प्लस 2 बना रहा है, था तो 1 ही, तो चूंकि डिसोसिएशन हो गया है इसलिए इसके 3 हो गए हैं।
तो उसी बेसिस पर हम देखेंगे कि जब अल्फा डिसोसिएट हुए तो अल्फा ये 1 से 1 और 2 बनते हैं, तो अल्फा जब डिसोसिएट होंगे तो अल्फा ये बनेगा, 2 अल्फा ये बनेगा। कुल मिला के कितने हो जाएंगे, आई की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन 1 हो गए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। तो ये फार्मूले हमारे आई के लिए बन गए। आई यहां अल्फा की वैल्यू रख दें तो आई निकल आएगा। अब सपोज करिए इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा हो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1। इफ 100% डिसोसिएशन हो रहा हो तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। और चेक करिए अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल आई की वैल्यू आ गई 3। और वो हमने बताया था कि अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा हो तो आई की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 3। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस तरह का है, कितने पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट हो रहा है, उसके बेस पे फार्मूला निकल के आएगा। तो चलिए अब हम एक जनरल फॉर्म में एक फार्मूला डेराइव कर लेते हैं। ये तो हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो गया। अब हम एक जनरल फार्मूला डेराइव करना चाह रहे हैं। तो जनरल फॉर्म कैसे हम निकाल सकते हैं, तो जनरल केस ले लीजिए। जनरल केस में हमने माना कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट था ए एन और ये आयनाइज होके कितने बना रहा है, एन ए आयंस बना रहा है, ठीक है ना, ये एन ए आयंस बना रहा है। सपोज करिए हमारे इनिशियली इसका 1 मोल लिया गया, उस समय हमारे आयंस कितने थे, 0 थे। जब हमारी इक्विलिब्रियम आ गई तो इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, सपोज करिए इक्विलिब्रियम पर हमारे अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए, ठीक है ना। जब 1 मोल डिसोसिएट होता है तो कितने एन मोल्स बन रहे हैं। अल्फा मोल्स अगर डिसोसिएट होंगे तो यहां कितने बनेंगे, एन अल्फा, और ये बचेगा 1 माइनस अल्फा। फिर से ध्यान देना, 1 मोल अगर इसका आयनाइज होके कितने मोल दे रहा है, एन मोल दे रहा है, ये आपका है एन मोल। तो अल्फा मोल जब डिसोसिएट होंगे तो कितने बन जाएंगे, एन अल्फा, ठीक है ना। अब आई क्या होगा, आई इक्वल अभी आपने बताया था कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 1। तो इक्वल ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो आई, ये 1 इधर ले आए तो आई माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा इसमें से कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, अल्फा इसमें से कॉमन ले लिया तो आ गया एन माइनस 1, और अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा इक्वल आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यहां पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और ये क्या है आपका, आई है आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर। तो इस तरह से हम इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब कभी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलवाया हो तो इससे निकाल सकते हैं। और जब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इक्वल हो जाता है अल्फा इंटू 100%। ठीक है ना। अगर किसी का 60% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.6। किसी का 70% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.7। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सेकंड केस आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन सेकंड केस, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका CH3COOH था, ये जब एसोसिएट हो रहा है बेंजीन में, जब हमने इसको डिसॉल्व किया तो ये डाइमर बन गया, CH3COOH होल ट्वाइस। क्या बन गया? डाइमर बन गया। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। इनिशियली सपोज करिए हमारा इसका कितना लिया गया? 1 मोल, और ये डाइमर बने हुए कितने होंगे? 0। जब ये डाइमर बनेंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे भाई? जब 2 हैं तो बन गया है 1, मतलब जो यहां होंगे उससे इधर क्या बनेंगे? हाफ बनेंगे। तो अगर मान लीजिए अल्फा पार्ट इसका एसोसिएट हो रहा हो तो यहां एसोसिएट होने के बाद कितने बनेंगे? अल्फा बाई 2। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन से देखा जाता है तो ये रह गया अल्फा बाई 2, और ये कितना होगा? 1 माइनस अल्फा। यहां भी आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर यहाँ पे अल्फा बाई 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर अल्फा माइनस कर रहे हैं। तो आप यहां देखिए, जब 2 हैं तो बन रहा है डाइमर बन के 1। तो जब अल्फा निकलेगा, यहाँ 2 का 1, तो यहाँ अल्फा निकलेगा तो कितना रह जाएगा? अल्फा बाई 2। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1। तो ये रह जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। आई की वैल्यू आ गई। अब आइए इसको हम चेक करते हैं। अगर मान लीजिए 100% एसोसिएशन हो रहा हो तो 100% एसोसिएशन के केस में अल्फा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 1। तो यहां पे 1 रख दो तो I इक्वल 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल 1 बाई 2। तो एसिटिक एसिड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, एसोसिएशन कितने हैं? 1। बिफोर एसोसिएशन कितने थे? 2। तो I की वैल्यू 1 बाई 2 हो जाती अगर ये 100% एसोसिएशन हो रहा होता। तो वो हमारे इस फॉर्मूले से भी चेक हो गई कि ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई 2। इसी तरह से अगर ट्राइमर बनना है तो 1 बाई 3 आनी चाहिए अगर वो 100% ट्राइमराइजेशन हो रहा है। अब हम इसकी जनरल फॉर्म, जैसे हमने वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जनरल फॉर्म निकाली थी, इसी तरह से हम एक जनरल केस डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए लेते हैं। सपोज करिए कि n पार्टिकल्स हैं किसी के सब्सटेंस A के, और ये जब एसोसिएट हो गए तो A होल n बन गया। सपोज करिए इनिशियली हमने इसका 1 मोल लिया है, उस समय ये 0 होंगे, और इक्विलिब्रियम पर हमारे अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। तो देखिए जब n मोल एसोसिएट हो रहे हैं तो कितना बन रहा है? n मोल होके A अपॉन n, ठीक है ना, 1 अपॉन n बन रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये 10 मोल हैं तो यहां पे कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है, ठीक है ना। 10 है तो ये 10 बाई 10 हो गया,
5 है तो 5/5, मतलब जितने मोल हैं उसका डिवाइडेशन हो रहा है। तो अगर हमारे यहाँ पे n मोल हैं तो A का होल n बन रहा है। अल्फा अगर होंगे इसमें से निकलेंगे तो ये अल्फा बाई n बनेंगे और ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी i की वैल्यू क्या निकल के आएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब ये अल्फा में से अल्फा अपॉन n माइनस करेंगे तो ये आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n हो गया। 1 को इधर ले आए तो i माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अल्फा कॉमन ले लो तो 1 अपॉन n माइनस 1। तो अल्फा इक्वल आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। ध्यान दीजिए, ये दूसरा आपका एक इक्वेशन आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। वहां पे आपने पढ़ा था कि अल्फा इक्वल क्या आया था, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये किसके लिए आया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आया था। ये आपका फार्मूला आ गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको पूछा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशन हो गए। अब देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन हो गया। अब जैसा कि हमने बताया था कि i की वैल्यू जो है वो ये आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन से भी निकाली जा सकती है। ये वैल्यू किसकी है, ये जो वैल्यू है आपकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये वाली जो वैल्यू है वो कैसी है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो i की वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन ये आ गया डेल्टा कैलकुलेटेड। तो डेल्टा ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा कैलकुलेटेड ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी आई वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू से भी निकाला जा सकता है। और आपने पढ़ा था कि जो डेल्टा होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी आप फार्मूला लेंगे, देखिए जैसे डेल्टा टीवी इक्वल क्या पढ़ा था आपने, केबी इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी इक्वल क्या पढ़ा था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ग्राम में लिया, 1 किलोग्राम में ले लीजिए। तो आपने क्या देखा कि डेल्टा टीबी जो है इसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर फार्मूले में मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। केबी तो आपका कांस्टेंट है, मास ये डेफिनेट मान लें। तो मोलर मास जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इस तरह से आई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा जहां ऑब्जर्व्ड है वहां कैलकुलेटेड। तो हम मोलर मास कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या इस तरह लिख सकते हैं m कैलकुलेटेड अपॉन m ऑब्जर्व। तो इस तरह से हमारा वांट ऑफ फैक्टर जो है वो इस 3 फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो वांट ऑफ फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं,
experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property, or it is defined as ratio of calculated molecular mass to the observed molecular mass. In this way we can define the van 't Hoff factor. अब हम जो भी आपकी फार्मूले थे पहले वो हमारे मॉडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि I इक्वल क्या आया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड वैल्यू जो अभी अभी हमने पिछली सारी प्रूव की थी, ये मान के कि हमारा सॉल्यूट का ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, तब जो वैल्यू निकल के आई थी वो सारी कैसी थी, कैलकुलेटेड। लेकिन वास्तविक तो ये हैं, ये एक्चुअल हैं। तो एक्चुअल तो वही हैं जो हर एक पे अप्लाई हो जाए, हर तरह के सॉल्यूट पे एप्लीकेबल हो। तो हमारी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल क्या आ जाएगा, I इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जितनी भी हमने पहले कैलकुलेट की हैं वो सारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी। तो इस तरह से अगर हम डेल्टा सारी जो मॉडिफाइड करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फार्मूले को, तो आपका जो P नॉट माइनस RLVP पहला वाला था क्या, RLVP। तो RLVP के लिए जो फार्मूला हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल हो जाएगा I इंटू X सॉल्यूट। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए आपका फार्मूला निकल आएगा डेल्टा टीबी इक्वल I इंटू केबी इंटू मोलैरिटी। थर्ड जो था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए डेल्टा TF इक्वल आ जाएगा I इंटू KF इंटू मोलैरिटी। और फोर्थ जो था ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए पाई इक्वल आ जाएगा I इंटू C इंटू RT। ये C क्या है, मोलैरिटी है। तो ये जो नए फार्मूले आए ये आपके मॉडिफाइड फार्मूले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, और इन फार्मूलों को हम किसी भी तरह के सॉल्यूट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जनरल फार्मूले में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स या ऐसे सॉल्यूट्स के लिए जिनका एसोसिएशन हो रहा हो, उनके लिए अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूले यूज करना चाह रहे हैं तो ये फार्मूले यूज होंगे। इस तरह से ये हमारा चैप्टर पूरा होता है, जिसमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और van 't Hoff फैक्टर जो है वो रह गया था, तो वो पूरा हो गया। अब केवल इनके न्यूमेरिकल पोर्शन बचा है, तो हम कल और लास्ट लेक्चर जो सॉल्यूशन का होगा उसमें इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक इनको डीपली स्टडी करिए, सारे बार बार रिपीट करके देखिए और इनके फार्मूलेज को डेराइव करिए। थैंक यू।